हारसूल की ये घाटी, जहाँ पर वीरप्पन का एक छत्र राज्य है वह चलता था। यहाँ पर वह इन जंगलों के अंदर रहता और यहाँ पर चंदन की तस्करी करता था। इस इलाके के अंदर चंदन है बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर होता था और यहाँ पर चंदन के साथ के अंदर बड़े बड़े जो हाथी, दंतिल हाथी, जिनके एक एक हाथ लंबे दांत होते थे, उन हाथियों का भी यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला था। वीरप्पन जंगल के अंदर तीर बाण छोड़कर उनको घायल कर देता, जिसके कारण हाथी मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते। वीरप्पन आता और उसके जो दांत होते उन दांतों को काटकर रवाना हो जाता था। वीरप्पन ने इतना धन संग्रह किया, कहती हैं जो गाड़ियों के चक्के होते हैं उन चक्कों के अंदर भर भर कर उसने यहाँ जमीन के अंदर हाथी के दांत, चंदन आदि बहुत सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं उसने दवा दी थी, जो आज भी इस दरा के अंदर दबी हुई पड़ी है। किसको मिलेगी ये तो पता नहीं, पर जो किस्मत वाले हैं उनको वह अवश्य ही मिलेगी। वीरप्पन का जादू ऐसा चलता है, उसके सामने सारे लोग अपने आप ही पस्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। वीरप्पन का आतंक इतना ज़्यादा फैल जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तीनों सरकारों के लिए वह सरदर्द बन जाता है। क्या किया जाए किसी के भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। चारों तरफ उसको पकड़ने के लिए फोर्स लगा दी जाती है, फिर भी वह बचकर निकल जाता था। वह इतना ज़्यादा शातिर था, जंगल के अंदर शेर, चित्ते, बाघ, भालू, हाथी इन सब की आवाज़ है वह भी निकालता था। उस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े लोग भी घबरा जाते, भग जाते थे, उधर आने का साहस नहीं करते थे। यही उसका बचाव का सबसे बड़ा तरीका था। साथ के अंदर यहाँ के जो जंगलों के अंदर आदिवासी लोग रहते हैं उनके साथ के अंदर उसने बहुत अच्छा अपना संपर्क और संबंध है वह स्थापित कर रखा था। रात्रि के अंदर उन घरों के अंदर वो रह जाता था और आतंक फैलाता रहता था। आखिर के अंदर एक दिन वह भी आता है जब तीनों राज्यों की सेनाएं उसको चारों तरफ से घेर लेती है और घेरने के पश्चात कृष्णागिरी के जंगलों के अंदर उसको उड़ा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। एक आतंक है वह समाप्त हो जाता है, भले ही वह आतंक है समाप्त हो गया हो, पर आज भी उसका नाम इन घाटियों के अंदर गूंजता रहता है। जब भी इधर कोई भी यात्री लोग आते हैं उनके कानों के अंदर वीरप्पन का नाम अपने आप ही गुंजित होना प्रारंभ हो जाता है। आज हमारे को 27 जून 2025 शुक्रवार के दिन ई रोड से रवाना होकर कनकगिरी धर्मस्थल तीर्थ के रूप के अंदर विकसित हो रहा है, वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मलयागिरी चंदन है यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चंदन था। जब हम ई रोड से रवाना होते हैं भाई विनोद जैन के साथ, उसकी बहन सविता के साथ, जब इस घाटी के अंदर आते हैं तब हमारे को वीरप्पन का वह सारा इतिहास है याद आना प्रारंभ हो जाता है। किस तरह से वह अपने आतंक से इन घाटियों को गुंजायमान बना हुआ रखता था। आज भी उसका नाम चारों तरफ गुंजित होता हुआ नज़र आ रहा है। इतना भयानक जंगल है, आदमी उसके अंदर नज़र ही नहीं आता है। पर वीरप्पन को इन जंगलों के अंदर जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों का ज्ञान था। वह कौन से रास्ते से किधर निकल जाता था किसी को भी पता नहीं लगता था, पर वह
अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होशियार था। अनेकों बार कहा जाता है ज़्यादा होशियारी है वह आदमी को फोड़ा गाल देती है, वही उसके साथ के अंदर होता है। भाई विनोद जैन हमारे साथ के अंदर है। वीरप्पन के परिवार से वह बहुत अच्छी तरह से परिचित है, उसके परिवार से मिलकर भी आया हुआ है, इसलिए वह अपने जीवन के अनेकों संस्मरण है वो भी हमारे को सुनाना प्रारंभ कर देता है। इन घाटियों का जब ऐसे व्यक्ति साथ में होती हैं, इतिहास की घटनाएं सुनाते हैं, तब इतिहास का रोमांच है वह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। आज यह 20 किलोमीटर लंबी घाटी जिसके अंदर हम विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं, परिभ्रमण कर रही हैं, पर अब वीरप्पन हमारे को कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, केवल उसके जो पद चिन्ह है वो ही नज़र आ रही हैं। पर घाटी है वास्तव के अंदर ही बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है। यहाँ पर जंगल के अंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं वो भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृक्ष है वो हमारे को केले के नज़र आ रही हैं। साथ के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ताड़ जैसे सुपारी के वृक्ष हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर है। बांस के पेड़ को इतने ऊंचे हैं उनके अंदर वंश मुक्ता निकलते रहते हैं। बांस के चावल है वो भी निकलते रहते हैं। यहाँ के लोग उसका अच्छी तरह से उपयोग करना भी जानते हैं। इस जंगल की यात्रा आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार यात्रा के रूप के अंदर हो गई है। भाई ड्राइवर साहब बहुत अच्छी मेहनत करके गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाने का भी अपने आप के अंदर एक तजुर्बा होता है, किस तरह से गाड़ी को किस कट के अंदर मोड़ना, कैसे आगे निकालना, कैसे पीछे करना, ये कुशल ड्राइवर है वो ही जान सकता है। जब इस तरह का ड्राइवर साथ में होता है तो यात्रा का भी एक आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। ये हमारी यात्रा हमारे को प्रेरणा प्रदान कर रही है। आने वाले नवरात्रि के समय के अंदर इस घाटी की यात्रा है वह एक बार अवश्य ही और करने का विचार करना प्रारंभ कर देना। यहाँ पर भुवन सुंदर जी जो भुवन कीर्ति जो यहाँ के संरक्षक हैं, इस पूरे इलाका का ध्यान रखते हैं, उनकी भी हार्दिक इच्छा है नवरात्रि के समय के अंदर यदि आप लंबा समय लेकर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप अपने इष्ट मंत्र की आराधना साधना करें तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी साबित हो सकता है। भगवान पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती की आराधना और साधना के लिए भी यह स्थान सर्वोत्तम स्थान के रूप के अंदर है। इसलिए आप नवरात्रि के समय यहाँ पर 9 दिनों का प्रवास है अवश्य ही करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखते हैं हमारा नियति है वह हमारे को किस तरह से वापस लेकर आती है, और मन के अंदर यह विश्वास है जरूर वह दिन आएगा जब हम नवरात्रि के समय यहाँ आकर भगवान पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती के साथ अपने इष्ट मंत्र की आराधना साधना करके अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।